क्या समाजवादी पार्टी सेकेंड फेज के इलेक्शन के बाद ये कह सकती है कि वो यूपी में गवर्नमेंट बना रही है या वो ये आगे है? क्या बीजेपी अब राहत की सांस ले सकती है इस फेज़ के बाद? क्या बीएसपी अपना जो पुराना कोर वोट बैंक था उसका, बीएसपी का, क्या उसको बचाने में कामयाब हो पाई है या नहीं हो पाई है सेकेंड फेज़ के इलेक्शन में जो आज कंप्लीट हुआ है? उसके बारे में आज मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को अब इस पोजीशन में रख रही है आफ्टर सेकेंड फेज़ के कि वो गवर्नमेंट बना लेगी, या फिर बीजेपी अब राहत की सांस लेगी, कम से कम चलो सेकेंड फेज़ जैसे तैसे संभल गया तो अब हम जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो अदर फेजेस जो बचे हुए हैं उस पर जा कर के वो काम करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अपने इस वीडियो में लास्ट में आपको ये बताऊंगा एक प्रेडिक्शन जो 55 सीटों पे वोट हुआ है उसके बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा कि किसको इस फेज़ में कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जो भी कमेंट्स ऑफ सेकेंड फेज़ के रिगार्डिंग वो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सेकेंड फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। यूपी का, गोवा का और उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक ही फेज़ में इलेक्शन था, गोवा में एक ही फेज़ में इलेक्शन था। दोनों जगह कंप्लीट हो चुका है। गोवा और उसमें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको गोवा और उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं सेकेंड फेज़ के सिर्फ यूपी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि सेकेंड फेज़ में आखिर यूपी में हुआ क्या है और किसको कितनी परसेंटेज वोटेज मिल रही है और किसको कितनी सीटें मिलेगी और किन मुद्दों पर वोट हुआ है। और आफ्टर सेकेंड फेज़ के इलेक्शन के बाद बीजेपी कहाँ खड़ी है, एसपी कहाँ खड़ी है और बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले तो आज ये देख लीजिए आज इलेक्शन कहाँ कहाँ था। इलेक्शन देखिए 9 डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के 9 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन था। 55 विधानसभा की सीट्स थी, उस पर इलेक्शन था, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में आज वोटिंग हुई है, जहां 55 असेंबली सीट्स आती हैं। तो इन 55 सीट्सों में से असेंबली सीटों पर वोटिंग हुई है आज। और एक चीज़ समझ जाइए, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 9 डिस्ट्रिक्ट, ये एमडी फैक्टर वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहां मुसलमान और दलित अच्छे खासे तादाद में है। स्पेशली मुस्लिम वोटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे तादाद में हैं। इसलिए ये जो 55 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की तरफ, एसपी अलायंस की तरफ ये ज़्यादा ये रुझान हुआ है, यानी वोटिंग ज़्यादा हुई है इसमें, इसके बारे में। और इससे पहले से भी, जो वोटिंग से पहले से भी जो सर्वेक्षण हो रहे थे या जो बातें हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि यहाँ गठबंधन को एज है। क्या ऐसा है? आज हम इसी सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सही में मुस्लिम पॉपुलेशन इस 55 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यस, इसमें 55 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम पूरी तरह डिसाइडेड फैक्टर है, जिसमें मोर देन 38% मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। कहीं किसी सीट्स पे तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर थोड़ा सा आप बदायूं को हटा दें तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है इस 55 सीटों पे। तो मुस्लिम पॉपुलेशन अगर जिसको एक तरफ वोट कर देगी, वो क्लीन ये 55 सीटों में उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा जीतेंगे। 55 सीटों में से उनकी जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए 11 डिस्ट्रिक्ट। इसमें दलित फैक्टर भी बहुत है। इसमें दलित नियर अबाउट 24% के अराउंड इसमें दलित भी हैं इस सीट्स पे। तो दलित और मुस्लिम पॉपुलेशंस के वजह से ये एमडी फैक्टर वाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज माना गया था, क्योंकि इसमें बहुजन समाज पार्टी भी इसमें इस एरिया से बहुत अच्छा सीटें लेकर के आती रही है पहले के विधानसभा के इलेक्शंस में। और बहुजन समाज पार्टी अपने वोटरों को इंटैक्ट रखने में भी कामयाब हो गई थी 2017 के इलेक्शन में। चलिए, मैं आपको बताता हूँ 2017 के इलेक्शन में और 2012 के इलेक्शन में हुआ क्या था। ये चीज़ जानना ज़रूरी है हम आगे की बात करने से पहले। देखिए, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 8 सीट आया था, समाजवादी पार्टी को 27 सीट आया था, बहुजन समाजवादी पार्टी को 15 सीट आया था। मैं कह रहा हूँ कि दलित वोटर्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल में हैं यहाँ। और कांग्रेस आरएलडी मिल करके इलेक्शन लड़ी थी, जिसको 3 सीट्स मिला था, अदर्स को 2 सीट मिला था। ये 2012 का मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आते हैं 2017 में जो बीजेपी को फुल मेजोरिटी जो मिली थी 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में, उसमें हुआ क्या था। 2017 में बीजेपी ने 38 सीट जीता था, जहां वो 2012 में सिर्फ 8 सीट थी। 17.1% वोट के साथ जो इसी एरिया में 55 सीटों पे वो बढ़ करके 38 सीट्स उनको मिला था 55 में से। 38.3% सीट्स ने बीजेपी को या वोट परसेंटेज यहाँ मिला था। कांग्रेस और एसपी जो मिल करके इलेक्शन लड़ी थी उनको 17 सीट्स मिली थी, और समाजवादी पार्टी को जो 50 सीट्स के अराउंड आया था उसमें से चंग सीट्स जो है सबसे ज़्यादा वो इसी एरिया में से आया था। 15 सीट्स कांग्रेस को 2 सीट्स आई थी और समाजवादी पार्टी को 17 सीट्स आई थी। तो और समाजवादी पार्टी को 34.3% वोट मिला था इस एरिया में। बीजेपी को 38%, समाजवादी पार्टी को 34% के वोट मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था, लेकिन उनका वोट परसेंटेज 21% के अराउंड था इस 2017 में। सोचिए, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो फेज है, ये फेज़ जो है एमडी फैक्टर है, मुस्लिम और दलित फैक्टर है। जो मुस्लिम अगर एक तरफ हो जाएंगे तो उसकी सरकार, मुस्लिम दलित अगर एक हो जाते हैं तो फिर उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी इस फेज़ में। आरएलडी को 0 सीट्स मिला था 2017 में, अदर्स को 0 सीट्स मिला था। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस समीकरण को समझिए कि मुस्लिम वोटर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो किधर है इस बार। तो अभी जो वोटिंग कंप्लीट हुआ और उसके हिसाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स, जो लोकल न्यूज़ चैनल्स जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक ज़्यादातर दलित आज के डेट में भी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में लगे हुए हैं। देखिए, इस इलाका में मुस्लिम और पॉपुलेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मुस्लिम और दलित ज़्यादा फैक्टर है, दूसरे कास्ट भी हैं, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक तरफ वोट दे करके वो पूरा चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है, अनलेस अनटिल वो हिंदू मुसलमान ना हो जाए। 2017 में वो हिंदू मुसलमान भी हुआ था और मुस्लिम वोट बहुजन समाजवादी पार्टी में बटी हुई थी। इस वजह से बीजेपी को 38 सीट मिला था 2017 में। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बार ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लोग मुद्दों पर फाइट है। थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ है पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम हुआ है, बीजेपी इसमें कामयाबी उसको मिली है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ है जो 2017 वाला माहौल था। इस वजह से बीजेपी की सीटें इसमें घटेगी, कंफर्म है ये चीज़। अब आइए मैं बताता हूँ कि जो दलित वोटर्स है वो कहीं ना कहीं आज भी मायावती के साथ इंटैक्ट है। वो भले ही वो हार जाए कैंडिडेट, वो खुल करके ये बात कह रहे हैं कि वो हम कैंडिडेट हार भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम बहन जी के साथ थे तो बहन जी के साथ रहेंगे। सो दलित वोटर कहीं ना कहीं आज भी मायावती के साथ है। भले ही उनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि कुछ दलित ये भी देखा गया है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी मूव किए हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ भी वोट किया है। और कुछ दलित वो बीजेपी के साथ में हमेशा से थे और आज भी उनके साथ हैं। तो हो सकता है मायावती का कुछ वोट परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन उनको इस बार सीटें मिलने के चांसेस हैं इस फेज़ में। जैसे 2017 में हुआ था वैसा नहीं है, इस बार हो सकता है तो उनको कुछ सीट मिलेंगी 2022 के इलेक्शन में। देखिए, और बीजेपी की परेशानी सबसे बड़ी क्या है कि बीजेपी चाह रही थी इस फेज़ से किसी तरह वो निकल जाए, अच्छे से फाइट करके किसी हाल में निकल जाए, क्योंकि अब जो फेजेस बचे हुए हैं, अब जो फेजेस आ रहे हैं उसमें अब बीजेपी का और एसपी का मुकाबला, क्योंकि यादव बेल्ट अब शुरू हो रहा है। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, हायर अपर कास्ट और ये सारी चीज़ें, उनका बुंदेलखंड है और मध्य का इलाका है, ये सारी बीजेपी और यादव बेल्ट जिसको कहते हैं वो, और अपर कास्ट का जो बेल्ट कहते हैं उसको, पूर्वांचल को सिर्फ छोड़ दे। पूर्वांचल में राजभर का कुछ इम्पैक्ट ज़रूर है, वो हम लोग जब पूर्वांचल पे जब जाएंगे उस फेज़ पे तो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस फेज़ अब जो इस फेज़ के बाद, सेकेंड फेज़ के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो फेजेज़ हैं, उस फेजेज़ में बीजेपी और यादव बेल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यादव अगर ब्रेक होता है तो समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम होगा। और बीजेपी अगर यादव के अगर 40% भी ले आती है तो बीजेपी
को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो लड़ाई होगा सिर्फ एसपी और इसके बीच में है, बीजेपी के बीच में। अब आरएलडी हट चुके हैं, मुस्लिमों का जो जो भी मुद्दा था, अब सेकेंड फेज़ के बाद मुस्लिमों का मुद्दा नज़र नहीं आएगा अब, क्योंकि अब दूसरी चीज़ें हो जाएगी क्लियर कट थर्ड फेज़ के ऑनवर्ड्स। ये तो बात हो गई थर्ड। बीजेपी यहाँ से इस वजह से अच्छा करके निकलना चाह रही थी कि यहाँ से अगर वो भले ही वो 38 सीट ना जीत सके, लेकिन इतना कर ले ताकि उनको फ़ायदा हो जाए थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में, एक मोमेंटम उनको मिल जाए। ये बीजेपी की सोच थी। और एसपी जो गठबंधन की सोच ये थी कि यहाँ से मैक्सिमम सीट वो निकाल के जाए, क्योंकि उनका फेवरेबल एरिया था और ज़्यादातर मुस्लिम और दलित वोटर्स थे इधर। इस वजह से वो ज़्यादातर इधर जोर लगा करके ज़्यादा सीट्स इधर से जीतना चाहते थे। हुआ भी ऐसा ही कुछ है। जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं आफ्टर वोटिंग, उसके हिसाब से हुआ कुछ ऐसा ही है कि बीजेपी को लॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जितना लॉस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं 80-20 वाला मुद्दा जो उठा करके थोड़ा सा उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, नेशनल इश्यूज़ को लेकर के करके वो इन 55 सीट्स पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। वो नेशनल इश्यूज़, पाकिस्तान, मुसलमान और ये क्या कहते हैं उसको, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बात किया है। हिजाब पे ज़्यादा बातें हुई हैं इस कैंपेन में। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बीजेपी के ख़िलाफ़ जो जाता है, उसमें युवा जो है, जो बीजेपी से जो 2017 में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे युवा, इस बार वो हटते हुए दिख रहे हैं। देखिए आज के डेट में भी 55%, मेरा मानना, जो मेरा एनालिसिस के हिसाब से 55% आज भी, जो 100% अगर मान ले उन्होंने बीजेपी को वोट किया था 2017 में, तो आज के डेट में भी 55 to 60% वो बीजेपी के साथ ही हैं। 40% ज़रूर उनसे अलग हुए हैं, या 45% युवा उनसे ज़रूर अलग हुए हैं इस इलेक्शन में, ये क्लियर दिख रहा है। और जो मेन मुद्दा है युवाओं का, वो रोज़गार है, पढ़ाई है, रोज़गार सबसे बड़ा है। एक बहुत अच्छा एक रिपोर्टर पूछ रहा था किसी युवा से, तो वो उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी को 2014 में, 2017, 2019 में भी वोट किया, और इस बार मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं गठबंधन को दे रहा हूँ, क्योंकि बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे भाई बेरोज़गार हैं, ये सारी चीज़ें वो ये कह रहे थे। तो बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी बेरोज़गार मिले जो ये कह रहे थे हमारा एज एक्सपायर कर गया, हम गवर्नमेंट की अब जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम अप्लाई कर करके थक गए हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है, हम तैयारी करके थक गए हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें, और जो निकलती है शायद पेपर आउट हो जाता है, तो ये सारे मुद्दे बीजेपी के ख़िलाफ़ जाता है। जो अभी जो बातें हो रही हैं या जो निकल के आ रही है, जो मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से ये है कि इस फेज़ में बीजेपी को जितना नुकसान होना चाहिए था या होना एसपी और भी गवर्नमेंट जो इतना सोच रही थी कि उतना नुकसान होगा, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान नहीं है कि वो डायरेक्ट 38 से वो 5 सीट पे आ जाए या 6 सीट पे आ जाए, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। और समाजवादी पार्टी को इतना बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा जो 55 सीट में से 90% सीट समाजवादी पार्टी को मिल जाए। ये जो मेरा जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से बीजेपी को 15 से 17 सीट्स मिल जाएगा। बीजेपी 38 से घट करके 15 या 17 सीट्स के बीच में सेकेंड फेज़ में वो आ जाएगी, ये तो तय है। इसमें कम नहीं होने का, ऊपर नीचे 1-2 हो सकता है, लेकिन मेरा जो आकलन है, जो वोटिंग परसेंटेज रही है, वोटिंग ट्रेंड रहा है, जो मुद्दे हावी रहे हैं, और जो डेमोग्राफिक है ये फेज़ का, उसके हिसाब से बीजेपी को 15 से 17 सीट्स मिलेगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30 से 37 सीट्स मिलेगा, 30 से 33 सीट्स के बीच में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पे 3 से 6 सीट्स के बीच में वो ला सकती है। ये क्यों गैप 3 सीट्स का मैंने जानबूझ के दिया, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज इंटैक्ट है। वो 20% 2017 में था, वो घट करके हो सकता है 15% पे आ जाए, लेकिन 15% सॉलिड है उनके साथ। कांग्रेस को यहाँ 2 से 3 सीट्स के बीच में मिल सकती है। ये है मेरा प्रेडिक्शन। देखिए समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है और बहुत पीछे नहीं है। हाँ, को गेन बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ बीजेपी को लॉस हो रहा है, लेकिन उस लेवल का लॉस नहीं है जितना होना चाहिए। ये 2 फेज़ जो कंप्लीट हुआ है, इस 2 फेज़ में पहला फेज़ हमने देखा मुस्लिम जाट और गुज्जर
का इलाका था, ये इलाका जो था वो मुस्लिम और दलित का इलाका था। तो ये दो फेज़ जो है ना बहुत फेवरेट रहा है गठबंधन का। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये दोनों फेज़ जो है ना एज दिलाता है और काफ़ी अच्छा एज दिलाता है बीजेपी से। अब जो थर्ड और फोर्थ फिफ्थ फेजेस जो हैं, जैसे जैसे हम अब नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अब बीजेपी का इलाका शुरू होगा और ये कह सकते हैं कि यादवों का इलाका शुरू होगा या यानी कि समाजवादी पार्टी का भी इलाका शुरू होगा। तो अब मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी यानी प्लस का चांस ख़त्म हो चुका है। जो एसपी प्लस जो बुलाया था या बीजेपी प्लस जो बुलाया था वो नहीं है। अब है सिर्फ और सिर्फ 3 फेज़ जो अब आने वाले हैं उसमें सिर्फ एसपी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। उसके बाद हम जब लास्ट पूर्वांचल की तरफ मूव कर जाएंगे तो वहाँ राजभर फैक्टर ज़रूर है, तो उससे भी उस चीज़ों पे हम लास्ट में बात करेंगे। ये था मेरा प्रेडिक्शन, ये था मेरा एनालिसिस इस फेज़ के बारे में कि बीजेपी को यहाँ लॉस हो रहा है और उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा लोग सोच रहे हैं कि मुस्लिम और दलित फैक्टर की वजह से बहुत लॉस हो रहा है। और समाजवादी पार्टी को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है और अच्छे पोजीशन पर समाजवादी पार्टी पहुँच रही है आफ्टर 2 फेज़ के बाद, जो मेरा मानना है। आपको क्या लगता है ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप अपने प्रेडिक्शन भी आप बता सकते हैं, अपने राय भी आप अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।